हाँ हो गया। अभी क्रोम में ये वाला में जाना था ना। अब गो लाइव कर देंगे, हो जाएगा ना। ठीक 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 ठीक। थैंक यू सो मच रवि जी। देखा ना कितना माथा खराब हुआ है। अपडेट कर दिया है यूट्यूब। सब ठीक हो गया है। गो लाइव कर दिए, सुनो। देखिए जरा मोबाइल वगैरह पर चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है अपना आप यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी पॉइंट पटना पर। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। कुछ लेट हुई है, कारण कि 24 घंटा का टारगेट है, जाहिर सी बात है। आज शाम 4 बजे से शुरुआत करना था। अभी 4 बजकर के 18 मिनट हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, देर से आए लेकिन कंटिन्यू रहें। चार शाम आज शुरू हुआ, 4 बजे से लेकर के कंटिन्यू हम लोग चलेंगे। कल शाम 4 बजे यानी संडे को 4 बजे तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बेनिफिट क्या होगा हमारे साथ जुड़े रहने से? पहला बेनिफिट है कि एक बार कंटिन्यू आप हमारे साथ घटना चक्र का, भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हैं। एक साथ कंटिन्यू आपका कंप्लीट होने वाला है और लगातार होने वाला है। इसी माध्यम से कम एक बार तो जुड़ सकते हैं हमारे से और लगातार पढ़ पाएंगे आप। चलिए, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं। शुरुआत में देख लूँ जरा, एक बार जरा सेशन को शेयर कर दीजिए और साउंड प्रॉपर वे में आ रहा है तो कमेंट करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि विजुअल भी अच्छा है, देख भी पा रहे हैं आप और सुन भी पा रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हैं लोग। सबका बारी बारी से नाम लेना संभव नहीं, बीच बीच में कभी लेंगे, लेकिन अभी संभव नहीं क्योंकि लेट से शुरुआत की है हम लोग। फिर भी सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किसी तरह का अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। कमेंट आपका संज्ञान में लिया जाएगा, उसी तरह से व्यवधान यहाँ जो होगा उसको सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, एक तो मेरा, हमको शायद पहचान रहे होंगे आप, शायद क्या मैंने पहचानते ही हैं। तो एक हमारे मित्र हैं जो वर्तमान अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है बीपीएससी में, लगातार कई बार से, यानी 66 से ही बीपीएससी में इनका रिजल्ट हो रहा है और लगातार मेंस फाइनल कुछ नहीं हो पा रहा है। और वर्तमान में मेंटरशिप भी है मेंस वगैरह का, कई बड़े संस्थानों में मेंस जो बच्चे लिखते हैं उनका कॉपी वगैरह चेक करते हैं, मेंटरशिप लिए हुए हैं। और एक आप सामने देख रहे होंगे जो हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में जुड़ी हुई हैं, निधि मैम, जो ऑफलाइन सेट वगैरह प्रैक्टिस यहाँ कंटिन्यू कराती हैं, जो बीच बीच में कभी कभी स्पेशल जब आता है तब। मुन्ना जी को जानते होंगे, मे भी नहीं भी जाएंगे तो आज जानेंगे, हमारे मित्र हैं। तो हमारे मित्र और हम मिल करके आज एक बड़ा आयाम देने वाले हैं। आपके तैयारी को एक चार चांद लगाने वाले हैं, कह सकते हैं आप, कि आपके तैयारी को अपना कुछ इम्प्रूवमेंट देने के लिए अपना अपना स्तर से आपको प्रयास करेंगे ताकि आपका कुछ तैयारी का इम्प्रूवमेंट हो। बहुत लोग कमेंट, हालांकि शॉर्ट वीडियो जब डाले थे तो कुछ को लोग कमेंट किए थे कि सर अपना कंटेंट क्यों नहीं देते हैं, कि एक किताब को लगा करके पढ़ाना ही क्या है। मेरे भाई बंधु, शायद आपको नहीं पता है कि पटना का ऑल ओवर जितने भी संस्थान बड़े हो चाहे छोटे हो, लगभग लगभग जब वो प्रीवियस क्वेश्चन की बात करते हैं, जब वो सेट प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो घटना चक्र से क्वेश्चन जरूर लेते हैं। किसी का क्वेश्चन अपना कंटेंट नहीं, अगर इसी को हम प्रिंट करा करके अब अपना नाम लिख दे तो मेरा कंटेंट थोड़े हो जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट का जमाना है, तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए। किसी में हमको कोई आपत्ति नहीं है कि आप क्यों ऐसा कमेंट कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे बातों की परवाह किए बगैर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे संभव नहीं है कि आप हमारे साथ और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, छोटी मोटी बातों को दरकिनार करना होगा। चलिए, मैं बाकी इन लोग आएंगे तो उस समय रूबरू कराएंगे ही। लगातार हमारे साथ जुड़ने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। चलिए, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज का महामैराथन। आज का जो महामैराथन होने वाला है, महामैराथन कंप्लीट 24 घंटा का होने वाला है और शुरुआत करने जा रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि एक किताब है, सक्सेसफुल, एक किताब बना सकता है आपको, सफलता की वो कुंजी है ये, जो आप अगर अच्छा से क्रमिक सिलसिलेवार तरीकों से आप इसका डिस्कशन के साथ पढ़ लेंगे तो शायद बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा।
ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एक बार आपके सुने बिना गलती हो जाते हैं। एक बार भविष्य में चाहे कभी भी किसी से सुन लेते हैं तो शायद वो क्वेश्चन आप ऑप्शन से बना लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट करने में, छांटने में भी काम आता है आपको। तो वैसे क्वेश्चनों का तलाश करेंगे आज हम लोग। फिर भी शुरुआत करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। बारी बारी से सब हमारे साथ जुड़ेंगे सर लोग भी, और कोशिश करेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार कंटिन्यू, अगर गैप करके भी आप देखेंगे तो कंटिन्यू, कभी कुछ देर लंच पे चलेगा, नाश्ता के लिए चलेगा, तो देखते रहेंगे। हम लोग क्लास शुरू करने से पहले जो बातें कर ले रहे हैं कर लेना। इसके जब क्लास शुरू हो जाएगा तो कोई बातें नहीं, बीच में किसी तरह का कोई बकवास, कोई कमेंटबाजी नहीं। एक बार जरा देख लूँ क्या बात है। सर मेरा भाई क्लास टाइम से जाता है। बिल्कुल, सबको ही आते हैं क्लास टाइम से। विदाउट टाइम से आएंगे तो एंट्री नहीं होता है। जब टाइम से नहीं आएंगे तो एंट्री नहीं होगा। कहने का मतलब कि बंद हो जाता है, जगह रहता ही नहीं क्लास में। आप शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे, छोटी मोटी क्लास है, बहुत बड़े संस्थान है नहीं। यूट्यूब चैनल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे छोटा क्लास में आपका स्वागत है। शुभम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैनेजमेंट मेंबर। क्या बात है, आइए। सभी को जुड़ने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब शुरुआत करते हैं हम लोग सिलसिलेवार तरीके से, क्रम बाय क्रम। पहले मैं बता दूं आपको कि थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी के तौर पर मैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी जब भी पढ़ाने का प्रयास करता हूं, पहले मैं अपना अप्रोच बताना चाह रहा हूं। अपना अप्रोच मतलब इंडियन पॉलिटी का आप किस तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था का पढ़ सकते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर आप अपना अप्रोच बता दूं, उसके बाद इस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो जो लोग कमेंट में ये करते हैं कि किताब लगा करके क्या पढ़ाते हैं, तो आप जो है सचेत होकर के सुन लेंगे कि क्या किताब बेनिफिट करता है और क्या किताब के अतिरिक्त आप हमसे समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट मेरा लेंगे आप देख लेंगे। जैसे देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी आखिर बनना कहां से शुरुआत हुआ, वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिए, 31 दिसंबर, डेट लाइन याद रखना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी, ध्यान रखिएगा, रानी महारानी कह सकते। क्यों महारानी, क्यों? क्योंकि धरती के 2/3 का मालकिन है। रानी एलिजाबेथ प्रथम, ध्यान रखिएगा, रानी एलिजाबेथ प्रथम घोषणा, एक चार्टर देती है, चार्टर जारी करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना अगर डेट के साथ पूछे तो 31 दिसंबर 1600। रानी एलिजाबेथ प्रथम कहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और भारत के अतिरिक्त अन्य जो पूर्वी देश हैं, क्योंकि यूरोप तो पश्चिम में आता है, जो व्यापार करना चाहते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, इसका एकाधिकार 15 वर्ष तक होगा। चार्टर में लिख दी, एकाधिकार 15 वर्ष तक होगा। एकाधिकार कहने का मतलब कि यूरोप से भारत में जो व्यापार करेंगे या और भी पूर्वी देश में व्यापार जो करेंगे, उनका सिर्फ कंपनी व्यापार कर सकती है। एकाधिकार का मतलब हो गया कंपनी के अतिरिक्त तो कोई और भी ब्रिटेन से, माने यूरोप से तो करेगा, लेकिन ब्रिटेन से अगर कोई और भी व्यापार करेगा, अगर भारत और यूरोप के बीच, भारत ब्रिटेन के बीच अगर देश पूछे तो ब्रिटेन, यूरोप कंप्लीट नहीं, भारत और ब्रिटेन के बीच कंपनी के अतिरिक्त अगर कोई और भी समुद्री मार्ग से व्यापार करेगी तो वो व्यापार इनवैलिड हो जाएगा, अवैध माना जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही व्यापार करने का एकाधिकार मिला, वो 15 वर्ष का मिला था। कंपनी व्यापार करने भारत आ गई। कंपनी जब व्यापार करने के लिए आई तो भाई कंपनी का स्थापना हो गया। और उस समय मुगलिया बादशाह कौन था? अकबर था। मुगल बादशाह अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, क्योंकि 1605 तक अकबर रहा था। कंपनी का स्थापना हो गया, कंपनी व्यापार करने भारत आ गई। ध्यान देने की बात यह है कि कंपनी जब बना तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के दौरान रानी एलिजाबेथ घोषणा की कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर व्यापार में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, कंपनी का अगर मालिकाना प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं, तो आप उसमें 1000 पाउंड इन्वेस्ट करेंगे। 1000 पाउंड जो इन्वेस्ट करेंगे वो कंपनी का प्रोप्राइटर होगा। प्रोप्राइटर का मतलब मालिकाना होंगे, मालिक बनेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर्स बहुत सारे आ गए। शुरुआत में 217 इन्वेस्टर आए, 217 के हजारों इन्वेस्टर फिर पहुंच गए। आप समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में हजारों इन्वेस्टर बन गए, हजारों प्रोप्राइटर बन गए, तो मालिकाना तो भाई हजारों का हो गया। तो इन्हीं सब में से कहा कि हम प्रत्येक साल 24 गो व्यक्ति का, माने टोटल कंपनी के प्रोप्राइटर में से 24 गो व्यक्ति का एक कमेटी गठित करेंगे, जिस कमेटी का नाम रखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कह सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
निर्धारण किया जाएगा। यानी निदेशक मंडल, सीधा सीधा कहिए ना, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल बनाया गया। निदेशक मंडल में 24 मेंबर होंगे, जो कि कंपनी प्रोप्राइटर में कहा कि टोटल तो बहुत सारे प्रोप्राइटर हैं, प्रोप्राइटर में से 24 को निदेशक मंडल बनेंगे। निदेशक मंडल के देखरेख में भारत से कंपनी व्यापार करेगी, कंपनी व्यापार करेगी। 24 मेंबर इसमें है और कंपनी व्यापार करने के लिए भारत चल पड़ी है और कंपनी व्यापार करने लगी है। अभी हर साल 24 मेंबर चेंज होंगे, इस बार 24 दूसरा, इसी में से फिर अगला साल इसको हटा करके दूसरा बनेगा, इसको हटा करके दूसरा बनेगा, ऐसे व्यापार करने का व्यवस्था किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार क्या करेगी, तो गरम मसाला, सूती वस्त्र, कपास, ये सभी जो इस्तेमाल जो यूरोप में कम थे, भारत से मंगाए जाने लगे। यूरोप में गरम मसाला का डिमांड बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंडे प्रदेश है, गरम मसाला, गरम चीज़ें यहाँ से जाने लगा, तो व्यापार होने लगा। निदेशक मंडल के नेतृत्व में भारत से व्यापार होने लगा। और अंग्रेजों ने जब केंद्र बनाया भारत में व्यापार करने के लिए, तो 3 को प्रमुख केंद्र बनाया था। 3 प्रमुख केंद्र कौन बनाए थे, आप देखेंगे जरा, 3 को प्रमुख केंद्र बनाया था। 3 प्रमुख केंद्र कौन था, देखिए आप, वो केंद्र था एक मुंबई में, ध्यान रखिएगा, मुंबई एक केंद्र बनाया था। दूसरा केंद्र बनाया था मद्रास, दूसरा केंद्र कहां बनाया था, मद्रास। और तीसरा जो केंद्र बनाया था वो बंगाल। 3 केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए केंद्र बनाया 3 जगह, और तीनों जगह एक एक गवर्नर को नियुक्त किया। एक गवर्नर यहाँ है, एक गवर्नर यहाँ है, एक गवर्नर, तीनों जगह गवर्नर के देखरेख में व्यापार होने लगे। बंगाल में भी गवर्नर है, मद्रास में भी गवर्नर है, तीनों जगह व्यापार करने के लिए गवर्नर बनाया, और गवर्नर के नेतृत्व में व्यापार होने लगा। और व्यापार होने लगा, यहाँ से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होने लगे, वहां जाने लगे। अब मैटर क्या हुआ आगे चल करके, बंगाल में एक घटना घटता है। बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए, जब इसका दायरा बढ़ने लगा, मतलब कि व्यापार करते करते पूंजीपति इसके पास बढ़ने लगा, तो बंगाल का घेरेबंदी करने का प्रयास करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी कि बंगाल में हम व्यापार करेंगे। क्योंकि और भी यूरोपीय, जैसे फ्रांसीसी हो गए, जैसे पुर्तगाली हो गए, जैसे डेच हो गए, मैंने कह सकते हैं डच हो गए, ये सब व्यापार न करें। मैंने अगर आएंगे भी, जो आ गए हैं वो भी, सबसे पहले पुर्तगाली आया था 1498 में ही, पुर्तगाली आ गया, डच आ गया, फ्रांसीसी बाद में आया, 1664 में आया फ्रांसीसी, लेकिन सब आएंगे तो व्यापार करेंगे। तो घेरेबंदी करने का प्रयास करने लगा कि बंगाल में व्यापार हम करेंगे। और इस समय 1756 का घटना है, 1600 से हम लोग आ गए 1756 के घटना में। 1756 का घटना है कि 1756 में बंगाल का घेरेबंदी करने का प्रयास करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय 1756 में बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। कौन था नवाब, सिराजुद्दौला, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब था। नवाब साहब कहे कि भाई आप जो घेरेबंदी कर रहे हैं, बंगाल सिर्फ अकेले आप व्यापार करेंगे थोड़े, सब कोई व्यापार करेंगे, मोटा मोटी मान के चलना। सिराजुद्दौला इसको मैंने हस्तक्षेप करने लगा। हस्तक्षेप करने के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी भी ज़्यादा उतावला होगा कि हम लोग के आप समझ नहीं रहे, बहुत बड़े हम लोग हैं, बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं। दोनों के बीच में झड़प हो गया। झड़प हुआ तो सिराजुद्दौला क्या किया, किसने कंपनी के कर्मचारियों को एक बंद कमरा में बंद कर दिया, बंद कमरा में बंद कर दिया, जिसमें अच्छा से आवाजाही, गैसों का परिवहन, मैंने ठीक से गैस नहीं समन होता था, चारों तरफ से बंद था कमरा, ओकरे में बंद करिए मारपीट के। सुबह खोला तो बहुत लोग मृत्यु हो गया। इसी घटना को काल कोठरी घटना कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना कहते हैं। एक लाइन में वन लाइनर क्वेश्चन आपका पूछेगा कि ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी घटना कब घटा था, 1756 में। और उस समय तीनों में से गवर्नर, मद्रास में गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, मद्रास का गवर्नर उस समय रॉबर्ट क्लाइव था, जिस समय काल कोठरी घटना घट रहा था। रॉबर्ट क्लाइव तीनों जगह में से सबसे योग्य गवर्नर था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे योग्य गवर्नर था, चालाक था। रॉबर्ट क्लाइव को ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्ग से उतरा सेना नायक किसको कहते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को इन्फॉर्म किया गया कि देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी जो निदेशक मंडल जो 24 को नियंत्रण कर रहे थे, इन्फॉर्म किया कि क्या हो रहा है बंगाल में। जब बंगाल में आया तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव दोनों के बीच में बातचीत हुआ, एक संधि हुआ कि भाई ऐसे आप क्यों किए, आपको नहीं करना चाहिए था, होना चाहिए था। सिराजुद्दौला कहा कि युद्ध का जो भी हर्जाना है वो हम पे करेंगे, जो युद्ध में खर्च हुआ है, जो नुकसान हुआ उसका भरपाई हम करेंगे, आप पुनः व्यापार शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो संधि हुआ, उस संधि का नाम है अलीनगर का संधि। देखिए क्वेश्चन क्या निकाल रहे हैं हम, अलीनगर का संधि। अलीनगर का संधि कब हुआ है, तो अलीनगर का संधि 1757 में हुआ। घटना घटने के बाद अंग्रेज लोग सब भाग करके फुल्टा द्वीप पर चले गए थे। समझ सकते हैं कि सिराजुद्दौला के डर से कि बहुत मार रहा है, अब व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव आकर सिचुएशन संभाल लिया। अलीनगर का संधि हुआ। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव तलाशने लगा कि सिराजुद्दौला की कमजोरी क्या। सिराजुद्दौला के एक ऐसा सेनापति था मीर जाफर,
और उससे मुलाकात रॉबर्ट क्लाइव कहा कि एक बार खाली बंगाल में हमारा साथ दे दीजिए, आप आपको हम बंगाल का नवाब बनाएंगे, ये प्रॉमिस है। सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर से और रॉबर्ट क्लाइव दोनों के बीच में आपसी माने संबंध बन गया। सिराजुद्दौला से फोड़ डाल दिया, किसके? सिराजुद्दौला के मीर जाफर को मिला लिया। और 1757 डेट के साथ याद रखिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का लड़ाई हुआ। अभी से व्यापार करने आया था, देखिए कहां जा रहे हैं हम लोग। जब तक बेसिक स्ट्रक्चर चीजें आपको याद नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। तो 23 जून 1757 को युद्ध हो गया रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के सेनापति को रॉबर्ट क्लाइव मिला ही लिया था। रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीत गया, सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। सिराजुद्दौला जब युद्ध हार गया, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, तो रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, उसी के धोखाधड़ी के कारण हारा था सिराजुद्दौला, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बन गया? सिराजुद्दौला। आप समझ सकते हैं कि वो बंगाल की बात कर रहे हैं जब मुगलिया के जितने भी भारत में प्रांत था, सभी प्रांत में सबसे सुखी संपन्न, सबसे ज्यादा जो राजस्व आता था बंगाल से आता था। क्योंकि बंगाल गंगा का क्षेत्र, जो नई मिट्टी जलोढ़ हर साल गंगा लाती है, कई नदियों का मुहाना उस साइड में है, तो नई जलोढ़ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होता है, तो राजस्व सबसे ज्यादा मुगलिया को मिलता था, तो बंगाल से मिलता था। उसी बंगाल के चर्चा हम लोग कर रहे हैं अभी। अब मीर जाफर नवाब बन गया, तो मीर जाफर को नवाब कौन बनाया? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे कह रहा है वैसे मीर जाफर कर रहा है, यानी रॉबर्ट क्लाइव का बोले तो अंग्रेज का बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मीर जाफर कठपुतली बन गया, जैसे कह रहा है वैसे सुन रहा है। और रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने लगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने लगा। मतलब कि कह सकते हैं कि इन लोग जो गवर्नर बनकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कर रहा था, वो गवर्नर यहां कमाने लगा। अगर कमा रहा है 100 रुपया, तो ब्रिटेन भेज रहा है निदेशक मंडल को 20 रुपया, माने 80% अपने पास। इतना ना ज्यादा पैसा राजस्व आने लगा इसको। और यही बात जो है ब्रिटेन में पहुंच गया कि प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में राजस्व वसूल रहा है, कि मुनाफा कमा रहा है, किसके माध्यम से? मीर जाफर के माध्यम से। लेकिन मीर जाफर उतना बेनिफिट नहीं दिया जितना अंग्रेज समझ ले था। तो मीर जाफर जब उतना बेनिफिट नहीं दिया जितना अंग्रेज समझ रखा था, तो मीर जाफर को हटा करके फिर से बना दिया मीर कासिम को। किसको बना दिया? मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम बंगाल का अगला नवाब बन गया। यानी 1757 में बना था मीर जाफर, 60 तक रहा, 60 में बना दिया मीर कासिम को। मीर कासिम 1760 में बन गया बंगाल का नवाब। मीर कासिम थोड़ा तेज तरार था। अब अंग्रेज की बात को समझ गया कि अंग्रेज अपना फायदा के लिए हमको नवाब बनाया है, इसलिए मीर कासिम बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आ गया। बंगाल की राजधानी का क्रम भी पूछता, सबसे पहले ढाका था, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के बाद कहां बना? मुंगेर। तो मुंगेर राजधानी लेके चला गया, वहीं पे बंदूक की फैक्ट्री स्थापित किया। बंदूक की फैक्ट्री स्थापित किया, भारतीय लोगों को बंदूक देने लगा, लाइसेंस युक्त बंदूक देने लगा, लाइसेंस के साथ कि कभी काम आएगा रख लीजिए। और इतना ही नहीं, एक सर्टिफिकेट होता था ऋण, यानी कि जो सर्टिफिकेट मिल जाने पर भारतीय व्यापारी बिना टैक्स के व्यापार कर सकते थे। वो सर्टिफिकेट सिर्फ पहले अंग्रेजी के पास था, वो भारतीय व्यापारी को भी देने लगा कि बिना टैक्स के भारत वाला व्यापार भी कर सके। तो भारत में व्यापार बढ़ने लगा, भारतीय लोग अमीर होने लगे। तुरंत समझ गया अंग्रेज की भाई मीर कासिम अपना फायदा जोड़ने के लिए, अपना फायदा के लिए हम इतना नवाब बनाए, अपना फायदा के लिए वो काम करने लगा अपना हित में। तो 1763 में तुरंत इसको हटा दिया गया, हटा करके फिर से बना दिया मीर जाफर को। मीर जाफर फिर से बन गया, किसे अच्छा तो वही पगले सही था, मीर जाफर को बना दिया गया। और मीर जाफर फिर बना मीर कासिम अंग्रेज का यहां से शत्रु हो गया। अब मीर कासिम जो पहले से अंग्रेज का शत्रु था अवध, वहां चला गया, अवध में चला गया मीर कासिम। और वहां अवध का नवाब था शुजा उदौला। ध्यान रखिए, सिराजुद्दौला नहीं, शुजा उदौला। शुजा उदौला से जाकर के मिल गया। कौन जाकर मिल गया? मीर कासिम मिल गया। मीर कासिम 1763 में उसके पास चला गया। और अंग्रेज का दुश्मन है शुजा उदौला, जो अवध का नवाब था। अवध इलाहाबाद क्षेत्र भी कह सकते हैं। और जो अंग्रेज का दुश्मन था, अंग्रेज का दुश्मन मीर कासिम भी हो गया, अंग्रेज का दुश्मन शुजा उदौला भी हो गया। तो अंग्रेज दोनों का दुश्मन हो गया, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोनों मीर कासिम और शुजा उदौला दोस्त बन गया। कहा कि भाई रॉबर्ट क्लाइव से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अकेले आप शुजा उदौला जी नहीं निपट पाएंगे, नहीं हम निपट पाएंगे। इसलिए जो दिल्ली में मुगलिया बादशाह शाह आलम द्वितीय को बुलाया जाए। शाह आलम द्वितीय आ गया, तीनों मिल करके, शाह आलम द्वितीय तीनों मिल करके त्रिगुट सेना बनाया। अब कहा कि हम लोग जो है कि रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी से आराम से निपटेंगे। आराम से निपटेंगे कहने का मतलब कि युद्ध करेंगे और उसे पराजित करेंगे। तीनों मिल करके रणनीति तैयार करने लगा कि भाई युद्ध करेंगे।
और वही फलस्वरूप 22 अक्टूबर, ध्यान रखिए डेट के साथ, 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हो गया, जिसमें तीनों त्रिगुट सेना एक तरफ है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है। लेकिन इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करने चल गया हेक्टर मुनरो। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करने कौन चल गया? हेक्टर मुनरो चला गया। हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। और त्रिगुट सेना, तीनों सेना ही हार गया, यानी बक्सर का युद्ध तीनों जो मिलकर इन लोग लड़ रहा था, त्रिगुट सेना का हार हो गया। हार हो गया तो तीनों सिर झुका दिया। सिर झुका दिया तो भाई फिर से वापस रॉबर्ट क्लाइव आया इन लोग के पास। हेक्टर मुनरो सेना, ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन किया? हेक्टर मुनरो किया। लेकिन जब युद्ध का फाइनल हुआ तो फाइनल के बाद जो संधि करने की बात है, जब सिर झुका लिया तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव आ गया। माने त्रिगुट सेना तीनों प्रैक्टिस किया था कि हम कैसे रोहित शर्मा को आउट करेंगे। 1764 के बक्सर युद्ध में रोहित शर्मा को आउट करेंगे, प्रैक्टिस किया। लेकिन इस बार रोहित शर्मा की जगह पर आ गया तिलक वर्मा, और उसका प्रैक्टिस करवे नहीं किया था। तो वही हो गया, हेक्टर मुनरो आ गया तो जीत गया। लेकिन फाइनल तो भाई कैप्टन रहेगा वही ना कप लेने जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव फिर आया संधि करने। देखिए 1764 का जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ तो ध्यान रखिएगा 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 को दो गो संधि हुआ। रॉबर्ट क्लाइव आ गया संधि करने। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुआ, मुगलिया बादशाह जो है, और 16 अगस्त 1765 को शुजा-उद-दौला से संधि हुआ। रॉबर्ट क्लाइव संधि कर लिया। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय को कहा कि भाई अब आप जो दिल्ली से जो ताव में आप आए थे लड़ने के लिए, जिस एनर्जी से आए थे, अब आप दिल्ली नहीं जाएंगे। इलाहाबाद का पहला संधि शाह आलम द्वितीय से हुआ कि अब दिल्ली आप नहीं जाएंगे। आपके जितने भी जो बंगाल क्षेत्र, चाहे कहीं भी आपका जो क्षेत्र राजस्व जहां से आपका आता है, वो राजस्व आप अब नहीं वसूलेंगे, क्योंकि आप हार गए हैं भाई। चाहे तो आप कम छीन भी सकते हैं, लेकिन आप हार गए हैं। हम साम्राज्य नहीं छीनेंगे आपसे। अब बताइए, छीन लेता तो पूरा भारतीय खिलाफ हो जाता, तो भगा ना देता जी। तो एकदम धीरे धीरे देखिए कैसे गुलाम करेगा। तो शाह आलम द्वितीय को कहा कि इलाहाबाद का संधि, पहला संधि के तहत कहा 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मिलेगा आपको, 1 साल में 26 लाख रुपया देंगे, और कितना वसूलेंगे हम आपके क्षेत्र से राजस्व हम जानते हैं, वो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर डिपेंड करेगा। शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद छीन लिया कि इलाहाबाद आपका अब नहीं रहेगा, और संधि हो गया। तो शुजा-उद-दौला से एक संधि हुआ, एक शाह आलम द्वितीय से। इस संधि के बाद जो भारत में राजस्व वसूलने का जो व्यवस्था रहा, ये राजस्व वसूलने के लिए पावर किसके पास चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब भी पावर चला गया, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब राजस्व वसूलने लगा, तो राजस्व इतना ना ज्यादा आने लगा। दे रहा 26 लाख, वसूल रहा 58 लाख 52 लाख, और इतना ना ज्यादा इसका प्रॉफिट और बढ़ गया कि जो यूरोप में जो है, यूरोप का सत्ता यहां प्रति अट्रैक्टिव हो गया, आकर्षण हो गया। आरक्षण होने के कारण, माने अट्रैक्शन होने के कारण देखिए लिए कि बस पैसा आ गया, इतना ज्यादा पैसा आने लगा, बहुत ज्यादा पैसा आने लगा। और वही पैसा ज्यादा आने लगा, 100 रुपया आ रहा है यूरोप में, यानी ब्रिटेन में भेज रहा है 20 रुपया, यहाँ गवर्नर सब अपने पास रख ले रहा है 80 रुपया। अब देख रहे हैं कि व्यापार में किस तरह से बेनिफिट होने लगा, किस तरह से व्यापार में ज्यादा कमाने लगा अंग्रेज, और किस तरह से यहाँ सब राजस्व वसूल करके अपने पास रखने लगा, यानी कंपनी को जो नहीं दे रहा था। आप समझ सकते हैं जब मालूमाल होने लगा, तब वहां निदेशक मंडल में 24 को जो मेंबर थे, इन लोगों का जब पूरा यूरोप में भी हल्ला हो गया था कि पूरा भारत से राजस्व वसूल रहा, जब यूरोप में हल्ला हो गया तो निदेशक मंडल में 24 को मेंबर थे। इन लोग कहे कि ऐसे नियंत्रण नहीं होगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए वहां से जो कानून बनाए गए कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को रोका जाए भ्रष्टाचार से, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा घुसखोरी से रोका जाए, जो पैसा कमा रहा है 100 रुपया 80 रुपया अपने रख ले रहा है 20 रुपया, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए जो तरह तरह के कानून बने, वहीं से कानून बनने का सिलसिला शुरुआत हुआ। आप देख सकते हैं कि कहां से बेसिक स्ट्रक्चर शुरुआत हुआ भारत में कानून बनना। पहले अंग्रेजों ने शुरू किया, जब अंग्रेज कानून ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाना शुरू किया, और वही जब आगे चल करके भारत का संविधान बनने लगा, तो भारतीय संविधान बनने में अंग्रेज का बनाया गया कानून बहुत सारा सपोर्ट किया, योगदान दिया। तो हम लोग बना कहां से, शुरुआत कहां से हुआ से आप देख सकते हैं, शुरुआत कर दी है। चलिए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहली बार जब अंग्रेज लोग अधिनियम बनाया है, वो अधिनियम बनाया 1773 में।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ध्यान रखिएगा। अब देखे थे कि 2-3 युद्ध वगैरह चर्चा संधि सब हम डेट के साथ पूछता है क्वेश्चन। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से एक्ट बना करके भेजा, अधिनियम बना करके भेजा है, कानून बना करके भेजा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए निदेशक मंडल ब्रिटेन से आया है और यहीं से शुरुआत हुआ है निदेशक मंडल को कंट्रोल करने के लिए 1773। इसका नाम रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट नाम है, रेगुलेटिंग। जैसे पंखा का रेगुलेटर देखो ये कम बेसी करे वाला, यानी कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल होता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार बना करके लाया गया। समझ में आ रहा है बात? किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो जरा कमेंट करके आप इन्फॉर्म करिए। एक बार देख लेते हैं कमेंट क्या लोगों का है। किसी भी तरह का अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करिएगा, आपका कमेंट को संज्ञान में लेंगे। ना कोई दिक्कत तो नहीं है लोगों में भी। बक्सर के युद्ध के बाद संधि हो गया, ठीक है बाबू। हाँ संधि हो गया तभी तो राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। देखिए क्या हुआ से 1773 में पहला पॉइंट क्या हो गया। 1773 में कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है, जो 24 को निदेशक मंडल वहां से जो था बना हुआ था, जो प्रोप्राइटर में से निदेशक मंडल में था, निदेशक मंडल में पहले से 24 को मेंबर था। ये 24 को मेंबर पहला किया कि 1773 में क्या किया, 1773 में क्या किया, कहा कि भाई ये जो कानून बना रहे हैं ना, ये हर साल नया आ जा रहे हैं। हर साल नया आ रहा है तो नया लोग को उतना एक्सपीरियंस नहीं। देखो ये कोई क्रिकेट मैच होता है तो बहुत सारे पुराने प्लेयर को भी रखा जाता है, सब नया को नहीं रखा जाता है। कि अगर इसके स्थान पर हर साल नया कर दे रहे हैं तो हो जा रहा दिक्कत। इसलिए ऐसा करिए कि निदेशक मंडल में 1/4 सदस्य हर साल रिटायर करेंगे और इसके स्थान पर नया सदस्य 1/4 आएंगे और बाकी पुरनका रहेंगे। और कहा कि हर साल जब नया आ जा रहे हैं, हर साल जब नया आ जा रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है, इसका कार्यकाल भी कर दीजिए कि 4 साल। तो निदेशक मंडल का 4 साल कार्यकाल हो गया, जो मैच्योरिटी हो गया, और 1/4 सदस्य हर साल रिटायर करेंगे और हर साल उसके स्थान पर नया आएंगे। 1773 में कहा कि भाई एक और बात महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जो अब बंगाल के गवर्नर अलग हैं, जो बंगाल के अलग गवर्नर हैं, मद्रास का अलग है, बम्बई का अलग है। कहा कि दोनों गवर्नर आप लोग सीखिए इससे, इसके अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के अधीन दोनों गवर्नर हो गया, बम्बई भी हो गया और मद्रास भी हो गया। तो दोनों गवर्नर बंगाल के अधीन हो गया। और बंगाल का जो गवर्नर था इसका नाम भी बढ़ा दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन अधिनियम के तहत? तो 1773 अधिनियम के तहत। एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इतना ही नहीं, 1773 में एक और क्या किया? 1773 में कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत से व्यापार कर रही थी तो देख रहा कितना मालो माल कहां से हो रहे हैं जी। तो माल माल कहता था कि भारतीय लोग उपहार दिया है। कहा कि अब उपहार लेने पर बैन कर दिया कि भारतीय लोग कोई भारत से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति, कोई कर्मचारी, गवर्नर उपहार नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा, उपहार नहीं लेगा, बैन कर दिया। इतना ही नहीं, कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है वो अपना पार्ट टाइम अलग भी जॉब करने लगता था। कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अब निजी व्यापार नहीं करेंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही सिर्फ करेंगे। जैसे अगर सरकारी स्कूल में टीचर हैं तो निजी ट्यूशन नहीं चलाएंगे। आप डॉक्टर पीएमसीएच में सरकारी हैं तो आप लोकल कहीं प्राइवेट खोल करके अपना निजी क्लिनिक नहीं चलाएंगे, बैन कर दिया। सब 1773 में ऐसा कारनामा कर रहा है। और कहा 1773 अधिनियम के तहत ही 1774 ईस्वी में पहली बार 1774 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखिए, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। कहां किया गया? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कर दिया कोलकाता में, जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया एलिजा इम्पे। जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा इम्पे बने। कोलकाता के पहले मुख्य न्यायाधीश जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना, एलिजा इम्पे बने। 2 अन्य न्यायाधीश भी बनाए गए। ये जो सुप्रीम कोर्ट जो बना ना, वो अभी का सुप्रीम कोर्ट दोनों में डिफरेंट था। ये ध्यान रखिएगा, अभिलेखीय न्यायालय रहा, मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें कोई तर्क वितर्क वाला नहीं। जो कह दिया वो लिखित बन गया और उसी आधार पर भविष्य में आगे चलकर डिसीजन भी दिया जाएगा। कानून बना दिया गया 1773 अधिनियम के तहत। और क्या कहा इसमें? 1773 में हुआ कि भाई जो गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनाया गया, ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अब यहां अकेले स्वतंत्र कानून नहीं बनाएगा। पहले तो जो मन यहां कानून बना दिए, यहां बना दिए, यहां बना दिए, जहां जहां है, और खूब लूट खसोट कर रहा है, खूब भ्रष्टाचार फैला रहा है। कहा कि अब स्वतंत्र नहीं है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, ध्यान रखिएगा, कार्यकारिणी परिषद बनाया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 4 गो मेंबर रखे गए। आगे 4 गो मेंबर अब रहेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सृजन हुआ जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी? 4। कहा कि 4 गो मेंबर मिल करके कुछ कानून बनाएंगे
और ये जो गवर्नर रहेगा ना, इसका काम है खाली इसका अनुमोदन कर देना। इन लोग कुछ कानून बनाए, राम रहीम आम इमली कुछ बना दे तो ये कहेगा कि हाँ सही है, अनुमोदन करना ही करना है, विकल्प है। हाँ, इसको मत देना कब होगा, जब ध्यान रखिएगा जब दोनों टाई कर जाएगा, जब दो आदमी कह रहा है कि सही है, दो आदमी कह रहा है गलत है, तो अबे निर्णायक मत दे सकता है, नहीं तो नहीं, मत तो देने का इसका कानून में नहीं था। जो इन लोग बनाएगा उसी को हस्ताक्षर कर देना है, खाली अनुमोदन कर देना है खाली इसका। कौन अधिनियम के तहत? 1773 अधिनियम के तहत। तो इतना समझ सकते हैं आप कि इतना कंट्रोल किया जाने लगा। चलिए, तो 1773 अब देख लिए। उसके बाद फिर अगला अधिनियम बनाया 1784, महत्वपूर्ण 1784 रहे, 1781 में भी आया था, 1781 में भी एक अधिनियम बन के आया था। 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट के जो कमी रह गया था उसको दूर करने के लिए 1781 में भी एक अधिनियम आया था। फिर अगला 1784 का आया पिट्स इंडिया एक्ट। नाम इसका क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार, ध्यान रखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दो स्थापित किया गया विभाग। कहीं कैसे सर? तो अभी आप देखें तो थोड़ा संक्षिप्त में आप समझिए कि 24 को निदेशक मंडल था, वहां से कंट्रोल कर रहा था भारत के, इसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो 24 को मेंबर थे, और भारत में क्या व्यापार होगा, कितना होगा, कैसे होगा, वहां से बना बना के भेज रहे थे सिस्टम कानून, और यहां अमल किया जा रहा था। लेकिन 1784 में भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया गया। कहीं की सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहां रहेगा? देखिए मैटर समझिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था व्यापार करना, व्यापार में जो समस्या है उसको निदान करना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था जो राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक मैटर को निपटारा करना। तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ई जो कंट्रोल कर रहा है, ब्रिटेन के रहेंगे मेंबर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में ब्रिटेन के रहेंगे, ब्रिटेन में रहेंगे मैंने भारत में व्यापार करेंगे, भारत में के लिए कानून बनाएंगे, लेकिन ब्रिटेन में रहेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 को मेंबर रहेंगे, और 6 मेंबर ब्रिटिश मंत्रिमंडल में से रहेंगे, यानी ब्रिटेन में से कंट्रोल करेंगे। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे, एकरा में वायसराय रहेगा, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का जो मेंबर है वो सब रहेंगे, और यहाँ पर व्यापार करेंगे यही लोग। ये लोग व्यापार करेंगे, लेकिन सिस्टम वगैरह बनाने का काम करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बनाने का काम करेगा। सीधा सीधे कहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना कौन सा अधिनियम के तहत किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया। इसमें किसी तरह का अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। मैंने राजनीतिक मैटर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण करता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? तो व्यापारिक मैटर को नियंत्रण करता था। चलिए, आई बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ? ब्रिटेन के लोग होते हैं, ब्रिटेन से कंट्रोल करेंगे इसको, यानी कि व्यापार मैटर सिर्फ रह गया इंडिया कंपनी के पास। व्यापार करिए, कानून बनाओ वाला सब कौन हो जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, वहीं से नियंत्रण करेगा। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में और क्या हुआ? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ध्यान रखिएगा, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापित हो गया। अब भारत में व्यापार जो करने लगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वहां से बना बनाया नियम कानून अनुपालन कर रहा था। किसी जगह कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, किसी को कोई दिक्कत? एक इसमें और महत्वपूर्ण याद रखिए कि कार्यकारिणी परिषद, जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो 1773 में कितना था कार्यकारिणी परिषद में मेंबर की संख्या? 1773 में कार्यकारिणी परिषद में मेंबर की संख्या 4 था। इसमें कार्यकारिणी परिषद में बोर्ड ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट जो बना, कार्यकारिणी परिषद में मेंबर की संख्या 3 कर दिया गया, यानी 1 घटा दिया गया। क्यों घटा दिया गया? क्योंकि वायसराय कहा कि भाई देखिए, मैक्सिमम पावर तो जैसे 4 को अगर मेंबर है तो 2 आदमी कह रहा है कि सही होना चाहिए, 2 आदमी कह रहा है कि लागू नहीं होना चाहिए, लागू होना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए, टाई कर जा रहा था हमेशा। तो यानी पावर जा रहा था वायसराय के पास रह रहा था। कैसे? तो जिधर वो वोट करेगा वो निर्णय हो जाता। 2 को कह रहा है कि लागू होना चाहिए, 2 को कह रहा नहीं होना चाहिए, वायसराय कह दिया लागू होना चाहिए। तो जिधर वोट किया वायसराय, फिर निर्णायक मत के पावर है ही था। जो गवर्नर जो था, गवर्नर जिधर मत का प्रयोग कर देता वो लागू हो जा रहा था। तो कहा कि अल्टीमेटली तो पावर तो गवर्नर के पास रह जा रहा है, इसीलिए 3 को रखिए कि 3 को जो है रहेगा, तब इन तीनों यानी कि 3 को अगर रहेगा तो 3 को में से 2 को अगर पारित कर दिया, 3 में से 2 आदमी कह दिया कि हाँ लागू होगा कोई सिस्टम, अयो कह दिया लागू नहीं होगा, तो 2 लागू हो जाएगा, ये वाला लागू नहीं होगा। इसीलिए कहा कि 3 को मेंबर कर दिया जाए। तो क्वेश्चन पूछेगा पिट्स इंडिया एक्ट में वायसराय कार्यकारिणी परिषद में मेंबर की संख्या कितना किया गया? 3 किया गया। तो यानी 1773 हम लोग पढ़ चुके हैं, 1600 वाला पढ़ चुके हैं, 1 दिसंबर 1600 वाला, 1784 पढ़ चुके हैं। अब 1786 में एक अधिनियम छोटा मोटा बना था, 1786 में अधिनियम,
तो कंट्रोल करने के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया जा रहा है 1786 में। तो ध्यान रखिए, सीक्वेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। 1781 वाला एक्ट था जो 1773 का भूल बताया गया था, वो 1781 में बना था। आइए 1786 की बात चर्चा करते हैं। देखिए दो क्रम मैटर दो को पूछे, दो तीन वैरायटी का इसमें सिस्टम होगा। एक होता है चार्टर। इस चार्टर क्या है सर, और ये जो एक्ट है, दोनों में क्या अंतर है? एक्ट है, अधिनियम है, वो चार्टर, क्या अंतर है? जैसे देखिए, चार्टर का मतलब होता है राजाज्ञा पत्र। राजाज्ञा पत्र होता है चार्टर में। क्या होता है, जैसे ब्रिटेन के राजा है, रानी है, वो डायरेक्ट एक सिस्टम बनाकर भेजेगी, उसको कहेंगे कि चार्टर है, ये चार्टर एक्ट है। और ब्रिटेन के संसद जो कानून बनाएगा, कहीं संसद बनाएगा, वो आगे चल करके संसद जब पावरफुल बनेगा तो संसद बनाएगा। अभी तो संसद हस्तक्षेप नहीं किया, ब्रिटेन की सरकार अभी हस्तक्षेप नहीं किया है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कानून बनाएगा, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, चाहे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, वो जो कानून बनेगा तो वो कानून कहलाएगा अधिनियम। अधिनियम कहिए चाहे एक्ट कहिए। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मैंने सीधा सीधा डायरेक्शन देने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट ब्रिटेन के राजा हो, जो जैसे रानी एलिजाबेथ प्रथम हो गई, जेम्स प्रथम हो गया, तो राजा हो चाहे रानी हो, डायरेक्ट अगर वो बना करके जो सिस्टम भेजे उसको कहते हैं राजाज्ञा पत्र या चार्टर एक्ट। ध्यान रखिए, चार्टर एक्ट टोटल कितना बना है सर? तो चार्टर एक्ट टोटल बना 1793 में बना है, पहला चार्टर एक्ट बना। फिर 1793 प्रत्येक 20 साल के बाद बना था। 1793 के बाद 20 साल जोड़िए तो कितना होगा? 1833 होगा, सॉरी 13। फिर 20 साल जोड़िए 1833 होगा, फिर 20 साल जोड़िए 1853 होगा। यानी कि 4 गो चार्टर एक्ट बना करके लाया गया है। ये चारों जो है से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद नहीं बनाया है, ब्रिटेन के नियंत्रक मंडल नहीं बनाया है, ब्रिटेन के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के मेंबर थे उन लोग नहीं बनाया है। ये डायरेक्ट ब्रिटेन के राजा रानी डायरेक्ट राजाज्ञा पत्र भेज दिया गया है, 4 गो बना करके। तो हम लोग 1773 पढ़ चुके, 1784 पढ़ चुके, पिटिशन एक्ट है ना। 1786 में कोई खास महत्वपूर्ण नहीं था, खाली है 1786 में कहा था कि जो आगे 20 साल पर अवलोकन करेंगे सिस्टम को। 1786 जो एक्ट बना था ना, उसमें कहा था कि सिस्टम को 20 साल के बाद हम लोग अवलोकन करेंगे, और उसी हिसाब से 1793 से लेकर के 4 गो एक्ट बना दिया गया। अब जब 4 गो एक्ट बन गया तो पहला एक्ट देखिए 1793 में है, 1793 का पहला एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट पहला बना। 1793 का एक्ट समझिए क्या है से, 1793 में पहला बार समझना है आपको। 1793 में पहला क्वेश्चन है कि पहला चार्टर एक्ट कब बना था, तो 1793 में। 1793 में साफ शब्दों में लिखा कि प्रत्येक 20 वर्ष पर एक चार्टर बनाकर भेजेंगे। 1793 में कहा, मैंने कुछ न कुछ परिवर्तन करेंगे। आप तो कानून बना करके सिस्टम चलाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करिए, लेकिन प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर कुछ परिवर्तन किया जाएगा, जो चार्टर के रूप में जाएगा वही सिस्टम से परिवर्तन होगा। 1793 में और क्या कहा गया, तो पहला हो गया 1793 20 वर्ष पर, और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार कर रही थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापार कर रही थी, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में तो नहीं है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन है? अब ब्रिटेन के मेंबर है, अब यानी निदेशक मंडल वाले में से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में तो ये लोग है नहीं, खाली व्यापार कर रही कंपनी। तो कहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी 20 वर्ष तक आगे चल करके एकाधिकार रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 वर्ष तक आगे चलकर एकाधिकार रहेगा, उसके बाद विचार किया जाएगा। एकाधिकार कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार कर रही थी, सिर्फ वही व्यापार करेगी, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा। 20 साल जैसे हुआ, आ गया 1813 का एक्ट। चलिए 1813 का एक्ट में क्या है, 1813 का एक्ट की बात करें, यानी 1793 के बाद 1813 आया। 1813 में पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट कहा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही कौन बना के भेजा? ईस्ट इंडिया कंपनी बना के भेजा है कि राजाज्ञा पत्र है? राजाज्ञा पत्र है, चार्टर एक्ट है, कंपनी नहीं बनाई है। इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि एक वर्ष, ध्यान रखिए, प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेंगे भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर। प्रत्येक साल शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, 1813 के अधिनियम में कहा गया। 1813 के अधिनियम में कहा कि प्रत्येक साल 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करेंगे भारत के। कहीं क्यों भारतीयों के इतना अंग्रेज लोग दयालु था क्या कि पढ़ाना चाह रहा था? कहे कि भाई पढ़ेगा तब तो भारत में जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति 1750 के दशक में हुआ था, औद्योगिक क्रांति जब जींस वगैरह बनने लगा तो पढ़ेगा लोग तबे ना जींस पहनेगा, तबे ना कोट पैंट पहनेगा, टाई पहनेगा। अब पढ़ेगा नहीं करेगा तो वे चरखा चला के धोती पहनते रहेगा, और जब पहनबे नहीं करेगा तो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन फिर? इसलिए पढ़ाना होगा।
और दूसरी बात कि मान के चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट ब्रिटेन से कितना कर्मचारी लेकर आएगा? क्या छोटे छोटे ग्रुप डी में भी ब्रिटेन से लेके आएगा? बहुत सारे यहाँ लेबर की आवश्यकता होगा, बहुत सारे कर्मचारी की आवश्यकता होगा। तो जब तक कुछ पढ़ा नहीं रहेगा तब तक कैसे होगा? इसलिए कहा कुछ ना कुछ पढ़ाना होगा। प्रत्येक साल एजुकेशन सिस्टम पर हम 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे। और 1813 में क्या कहा? 1813 में कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी, जो 20 वर्ष के लिए 1793 में ही जो कहा था कि आगे 20 वर्ष तक जो एकाधिकार रहेगा, 1813 में समाप्त कर दिया। कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का ब्रिटेन और भारत के बीच जो एकाधिकार था, व्यापार करने का एकाधिकार अब समाप्त हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम सिर्फ रह जाएगा शासन करना। भारत में शासन करे, अब व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। एकाधिकार मतलब व्यापार करने का मतलब एकाधिकार समाप्त करने का मतलब समझ रहे हैं ना, वही मोनोपोली समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर भी कहा कि अच्छा, जब इतना दिन तक मार्केट हम बना के रखे हुए, आप मार्केट कर ठीक है, मार्केट बना के रखे हैं, तो भारत में आप चाय के साथ व्यापार कर सकते हैं। एक देश है चीन, चीन से व्यापार कर सकते हैं। मैंने चीन और चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहेगा। बाकी और एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कौन अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? अधिनियम कौन सा अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? अधिनियम 1813 के तहत। ध्यान रखिए, 1813 अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, 1813 में एक और पॉइंट कहा गया। 1813 पॉइंट में कहा कि ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति मिल गया। ईसाई जो पादरी थे, ईसाई पादरी कौन होता है सर? ईसाई धर्म का गुरु है। तो भारत आने का अनुमति मिल गया 1813 में। अब देख लिए अगला, फिर अब 1833 में अगला चार्टर बना के भेजा है, राजाज्ञा पत्र आया 1833। देखिए वहां ब्रिटेन से बन के आ रहा है, ब्रिटेन से बन करके 1833 में राजाज्ञा पत्र आया। इसमें क्या कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाय के साथ जो व्यापार कर रही थी और जो चीन देश के साथ व्यापार कर रही थी, अब चाय चीन दोनों भी समाप्त हो जाएगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। डायरेक्ट कहेगा पूर्णतः समाप्त किया गया, पूरी तरह समाप्त किया गया। तो 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार करने का एकाधिकार था पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। समझ में आ रहा हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, इतना ही नहीं, 1833 में एक और बात कहा कि जो कार्यकारिणी परिषद में 3 मेंबर पहले से आ रहे थे, याद करिए कि 4 गो था 1773 में, फिर हो गया था 1784 पिट्स में हो गया था 3 गो मेंबर थे। तो 3 में एक और जोड़ दिया जाए जो विधि सदस्य के रूप में, 3+1 कर दिया जाए, माने एक नया मेंबर जोड़ दिया जाए विधि सदस्य के रूप में। कौन में कह रहा है? 1833 में कह रहा है कि नया सदस्य जोड़ दिया जाए विधि सदस्य के रूप में। यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मेंबर की संख्या फिर 3 से 4 कर दिया गया। कौन अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम। कौन सा चार्टर के तहत? 1833 के चार्टर के तहत। कहा जो विधि सदस्य होगा, चौथा जो सदस्य विधि सदस्य के रूप में होगा, ये मत का प्रयोग नहीं करेगा, खाली सलाह दे सकता है, लेकिन मत का प्रयोग नहीं करेगा। कोई सिस्टम वगैरह बनाना होगा तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन भी पूछता है कि विधि सदस्य के रूप में ये जो शामिल हुआ, पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे पहले। ध्यान रखिए, अरे कहता कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद में पहला भारतीय कौन शामिल हुआ था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा शामिल हुए थे 1833 के तहत। और इसमें क्या एक बात कहा गया? तो कहा कि 1833 अधिनियम में बात कहा गया कि भाई जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, अब उसको बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। यानी संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल अब कौन रहेगा? जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। इस प्रकार भारत में पहली बार केंद्रीय शासन का नींव पड़ा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है केंद्रीय शासन का नींव कौन सा अधिनियम के तहत पड़ा था? तो 1833 अधिनियम के तहत पड़ा। कहीं केंद्रीय और विकेंद्रीकरण क्या होता है सर? जैसे केंद्रीकरण का मतलब क्या? एक जैसे स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल है, वो क्लास टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी है, खिचड़ी भी वही देख रहे, सब काम वही कर रहे हैं, तो समझिए केंद्रीयकरण है। लेकिन पावर बांट दिया जाए, मॉनिटर कोई और है, क्लास टीचर कोई और है, प्रिंसिपल कोई और है, सब अलग अलग पावर बांट दिया जाए, तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो पहली बार केंद्रीयकरण प्रणाली का शुरुआत भारत में कौन सा अधिनियम के तहत हुआ? 1833 के तहत। 1833 में और क्या किया गया? तो 1833 में जनने के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 अधिनियम के तहत कहा कि भारत में दास, गुलाम, ये सब विधि के विरुद्ध होगा। दास वगैरह कोई किसी का नहीं रह सकता, गुलाम कोई नहीं रखेगा। तो ध्यान रखिए, दास प्रथा विधेयक पहली बार की दास नहीं रहेगा, लोग गुलाम किसी का नहीं रहेगा, लाया गया कौन चार्टर में? 1833 के चार्टर में। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में हुआ, ही बात याद रखिए, एलन बरो के काल में। कोई दिक्कत है?
किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, तो 1833 आप अच्छा से समझ गए। अब अगला चार्टर आया 1853, 20 साल के बाद आना ही था, 1853 में आया। अब ब्रिटिश के द्वारा यानी कि ब्रिटेन के महाराज महारानी के द्वारा लाया गई अंतिम चार्टर होगा, इसके बाद कोई चार्टर नहीं बनेगा। कारण क्यों से हम बताएंगे। 1833 का चार्टर आया, इसमें पहला बात कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो मेंबर होंगे ना, वो परीक्षा के माध्यम से चयन किए जाएंगे, परीक्षा के माध्यम से। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो मेंबर होंगे परीक्षा के माध्यम से चयन किए जाएंगे, 1853 में कहा गया। तो 1853 के बाद और भी चार्टर नहीं बनने के कारण क्या रहेगा, तो 1853 के चार्टर उसके बाद नहीं बनने के कारण रहेगा कि नहीं बनने का कारण हो गया 1857 की क्रांति। तो 1853 कोई खास मैटर नहीं था, यही था कि परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। अब 1853 के बाद याद करिए कि 1857 में एक भयावह क्रांति हुआ भारत में, सैनिक विद्रोह जिसको कहते हैं, पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कुछ लोग कहते हैं, है ना। तो 1857 की क्रांति में ऐसा हुआ, 1857 क्रांति की इतना ना झकझोर के रख दिया कि लगा कि यह भारत आजाद हो जाएगा। अब यहां से ब्रिटिश सत्ता हिल गई, जड़ें उखड़ गई, समझिए इतना भयावह हुआ। एक छोटा सा चिंगारी चरबी भरा कारतूस से शुरुआत हुआ, जैसे 1857 क्रांति के बारे में आप जानते हैं, जो इतिहास का टॉपिक है। हालांकि हम इतिहास भी पढ़ा लेते हैं, मैंने पढ़ा लेते इसका मतलब नहीं कि हम सब कुछ पढ़ाएंगे, एकदम ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य हो गया कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जब हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश के जड़ें हिल गई। तो वहां से हिम्मत कर रहा कि भाई हम यहां से राजाज्ञा पत्र भेजें। कहा कि जो कंपनी शासन कर रही थी, व्यापार करने का तो पावर छीन लिए थे, शासन करने के पावर था, शासन करने का जो शासन जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, व्यापार करने का याद करिए कि 1813 के तक छीना गया था, फिर 1833 में पूरी तरह से छीना गया एक अधिकार, तो 13 और 33 में तो खत्म हो गया था। शासन जो कंपनी कर रही थी, अब कहा कि कंपनी से शासन भी संचालित नहीं होगा, शासन भी आपसे होने वाला नहीं है। अब भारत जब शासन नहीं है, यानी कि भारत को संभाल नहीं पाएंगे, ज्यादा जीतने के चक्कर में और भी कुछ न कर लें, इसलिए भारत का जो शासन व्यवस्था है अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाएगा 1858 अधिनियम के तहत। चार्टर खत्म हो गया, अब बनाया गया अधिनियम। अब यहां से ब्रिटिश शासन का दायित्व जो है सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन होने लगा। यानी ब्रिटिश के क्राउन अपना शासन व्यवस्था भारत में, व्यापार तो पहले छीन लिया था, शासन और व्यापार दोनों अपने नियंत्रण में लेकर के चलाने लगे 1858 अधिनियम के तहत। ध्यान रखिएगा, कहता कि 1858 अधिनियम, अगला आ गया अधिनियम। अब चार्टर नहीं है, ये अधिनियम है। हालांकि लोग कह देते हैं 1833 अधिनियम, अधिनियम सब अधिनियम में कह देते हैं, तो कोई फर्क नहीं है। यानी कि 1858 का अधिनियम, अधिनियम में क्या है सर, तो अधिनियम जो है ना ब्रिटेन के संसद बनाया, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश संसद हस्तक्षेप करने लगा है, ब्रिटिश संसद हस्तक्षेप करने लगा, बनाया गया और कहा कि भारत का जो शासन है सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। यानी ब्रिटेन का जो क्राउन का सब ब्रिटिश ताज कहिए, उसके अधीन भारत का शासन भी होने लगा, व्यापार भी होने लगा। जो 1 नवंबर, ध्यान रखिए 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग, 1857 क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही था, लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। उसमें साफ लिखा हुआ था कि भारत में अब शासन की जिम्मेवारी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में होगा, अब भारत में शासन भी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। 1858 में और क्या हुआ, कहा कि भाई मुगलिया बादशाह बहुत 1857 की क्रांति में उड़ा हुआ है, तो 1857 अधिनियम के तहत मुगल वंश को समाप्त कर दिया गया। जो हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं ना, वो बातें आप नोट करते चलेंगे, लिखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अरे मेरे भाई, बहुत कलेक्शन करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद इतना ध्यान में आता है, नहीं तो ऐसा नहीं कि कभी माइंड में बहुत कुछ चलते रहता है, तो बहुत मुश्किल से आता है, तो आप थोड़ा सा उसको नोट भी करते चलेंगे। तो 1858 में भारत का जो मुगलिया शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया, मुगलिया के शासन समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1857 में बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह था, वो भाग लिया था, उस पकड़कर उसको रंगून भेज दिया म्यांमार, वहीं पर उसका 1862 में मृत्यु हो गया, मुगल शासन का अंत हो गया। भारत का शासन व्यवस्था अब सीधे संचालित होने लगा ब्रिटेन से। और कहा कि अब भारत में जो गवर्नर जनरल बने घूमे चल रहे हैं ना, कि पूरा भारत के गवर्नर जनरल, अब वो गवर्नर जनरल नहीं रहेंगे, अब भारत के वायसराय हो जाएंगे। यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग था उस समय, कैनिंग हुआ और यही आदमी कन्वर्ट हो रहा है वायसराय में। तो पहला वायसराय भी कौन हुआ, कैनिंग हुआ। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय कौन बन गया, लॉर्ड कैनिंग बना।
1858 अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय बन गया। वायसराय का मतलब होता है अधीन, अधीनस्थ, जो ब्रिटेन क्राउन के अधीन रह के शासन करेगा, जो ब्रिटेन क्राउन के अधीन रह के शासन करेगा। और कहा कि भाई देखिए, मैटर करेगा कि भारत के अब शासन संचालित कौन करेगा, क्या ब्रिटेन के महारानी महाराज डायरेक्ट करेंगे? नहीं। कहा कि देखो, ब्रिटिश का मंत्रिमंडल, ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है, जैसे भारत में भी मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल देखिए रहे, जानिए रहे, नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल जान रहे हैं। कहा कि मंत्रिमंडल में से जो सांसदें रहे, जैसे सांसदें ना मंत्रिमंडल में शामिल होता नहीं है तो 6 महीने के भीतर कोई ना कोई सदन का सदस्यता लेना पड़ता है। कहा कि इसमें से 15 मेंबर ऐसे रहेंगे जो भारत की शासन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे, माने भारत की शासन व्यवस्था संचालित करेंगे। 15 मेंबर में जो चीफ होगा, प्रमुख होगा, वो प्रमुख का जो नाम होगा वो भारत का राज्य सचिव होगा। क्या कहलाएगा? राज्य सचिव कहलाएगा, स्टेट सेक्रेटरी कहलाएगा, राज्य सचिव कहलाएगा। आई जो 15 परिषद मिलकर के शासन बनाएंगे, यानी 15 गो मेंबर जो परिषद, कोई ना कोई जीत के आए तो परिषद तय करेगा। परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो नाम रहेगा उसका राज्य सचिव। स्टेट सेक्रेटरी का पद सृजन किया गया पहली बार कौन अधिनियम के तहत? 1858 अधिनियम के तहत। यही लोग तय करेंगे, वही यहाँ सिस्टम फॉलो होगा। कहाँ? भारत में लागू होगा। तो 1858 अधिनियम के तहत भारत में राज्य सचिव का पद सृजन हो गया। यहाँ जो वायसराय रहेंगे, जो इस सिस्टम बनाएगा, वायसराय, दोनों वायसराय अनुमोदन करेगा और इस सिस्टम बना के भेजेगा और दोनों मिल करके शासन संचालित करेंगे। कोई भी कानून जब तक कि सचिव नहीं हस्ताक्षर करेगा, कोई भी सिस्टम कुछ भी चेंज करना हो, वायसराय अकेले निर्णय नहीं ले सकता, ज्यादा पावरफुल सचिव को बना दिया गया। इसलिए इसके बाद जो आगे चल करके जो एक्ट बनेगा, अधिनियम बनेगा, वो नाम पड़ेगा परिषद अधिनियम, क्योंकि परिषद बना रहा है। जैसे सुनिएगा, माउंटेन्यू चंद्र सुधार अधिनियम जो 1919 में बना था, वो कहेंगे भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 जो मार्ले मिंटो कहेंगे। जैसे भारत 1909 में फिर अगर जो अधिनियम बनेगा वो भारत पर शासन करने के लिए, तो उस समय मार्ले हैं वहां का, जो एकरा में से सचिव है मार्ले, यहाँ है कौन? मिंटो है, वायसराय रहेंगे। तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, इसी का रहेगा भारत परिषद अधिनियम 1909 नाम, क्योंकि परिषद बनाकर भेज रहा है। तो 1858 के तहत देख लिए कि कैसे शासन का जिम्मेवारी जो है कंपनी अपने हाथों में ले लिया, सब कुछ भारत में सीधे सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, कर सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपका कमेंट हम देख रहे हैं। किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। कोई दिक्कत? चलिए, बाबू लोग कह रहे हैं सर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा है तो और बढ़िया बात है। एक बार जरा सेशन को शेयर कर देंगे, अगर ज्यादा लोग और जुड़ रहे हैं तो जुड़ने का कोशिश करिए, जबरदस्ती नहीं है। तो 1858 अधिनियम भी आप देख चुके हैं। उसके बाद जो बनेगा वो परिषद बनेगा, 1861 का परिषद अधिनियम। आ जाइए, 1861 का परिषद। कहीं की परिषद क्यों? तो ये 15 को मेंबर मिल करके बनाए हैं, इसलिए परिषद अधिनियम 1861। परिषद अधिनियम 1861 बना है। 1861 परिषद अधिनियम के तहत देखिए कि क्या क्या घटनाएं घटित होगा। तो 1861 परिषद अधिनियम बनाया गया। एकरा में क्या होगा? तो यहाँ जो कहा ना कि भाई संसद वहां सत्र में नहीं चल रहा होगा, जैसे सॉरी वहां जो संसद वहां का कानून अगर नहीं बना के भेज पाया, जो 15 को मेंबर है यहाँ कानून नहीं बना के भेज पाया, और भारत में कोई इमरजेंसी में जरूरत है, तो इमरजेंसी में कौन कानून बनाएगा? तो इमरजेंसी में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको होगा? वायसराय को। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया 1861 में। इतना ही नहीं, 1861 अधिनियम के तहत 1862 में पहली बार 3 हाई कोर्ट, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, 3 हाई कोर्ट का स्थापना कर दिया गया 1862 अधिनियम के तहत, सॉरी 1861 अधिनियम के तहत। 1862 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया वायसराय को। वायसराय अध्यादेश जारी कर सकेगा। चलिए आगे देख लिए। और एक 1861 में एक और पॉइंट पूछता है कि भारतीय लोग को इसमें शामिल किया जाने लगा। देखिए अब जो है ना, लगा ब्रिटेन को कि भाई 1857 की क्रांति हो गई, भारतीय लोग बहुत नाराज हो गए हैं। क्रांति के बाद फिर कहीं ना मूवमेंट बदल ले, फिर आज़ादी के लिए लोग कर दें 1857 क्रांति के बाद। इसलिए भारतीय लोग को परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर में शामिल करने का कोशिश करने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने के लिए कोशिश करने लगे, तो भारतीय लोग को शामिल करने का कोशिश करने लगा। इसी में भारतीय लोग को शामिल करने का और भी ज्यादा व्यवस्था कर दिया कि भारतीय लोग को विधि सदस्य के रूप में शामिल करने लगा। धीरे धीरे बढ़ाएगा। आगे आ जाइए, 1861 के बाद जो अगला महत्वपूर्ण अधिनियम होगा वो अगला अधिनियम है 1862।
बानवे 1892 से पहले जो भी अधिनियम था, भारतीय लोग विधि सदस्य के रूप में शामिल भी थे तो वोट देने का अधिकार नहीं था, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। हाँ, 1861 के तहत ध्यान रखिएगा कि बजट वगैरह भारत के लिए था, खर्चा उर्चा की व्यवस्था किया था, लेकिन कोई कानून बनाने में भारतीय लोग से राय मशवरा बहस वहस का अधिकार नहीं था। 1892 में पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिलेगा। बजट पर बहस करने का शक्ति मिला कौन सा अधिनियम के तहत? तो 1892 के तहत। समझ में आ रहा है बात? इतना ही नहीं, बजट पर बहस नहीं, भारतीय लोग को प्रश्न पूछने का, बोलने का सब इजाजत मिल गया 1892 के तहत। एक और पॉइंट पूछता है कि पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली, ध्यान रखिए, विभागीय प्रणाली का शुरुआत कौन सा अधिनियम के तहत हुआ, यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो विभागीय प्रणाली का शुरुआत जो हुआ था, पोर्टफोलियो जिसको कह सकते हैं आप, विभागीय प्रणाली का शुरुआत हुआ था, कमेंट करके आप बताएंगे 1861 या 92 दोनों में जा रहा है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत देख लेंगे, दोनों में से कोई स्पष्ट याद नहीं आ रहा है। तो 1892 के बाद जरा कमेंट करिए कोई लोग अगर जानकार है, जरा गूगल पर सर्च करके। 1892 में बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया सब। उसके बाद फिर अगला जो अधिनियम बना 1909, इसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब बना? क्योंकि उस समय सचिव है कौन? मार्ले, और भारत में मिंटो वायसराय है, तो मार्ले मिंटो सुधार इसका नाम पड़ता है। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बना। तो 1909 में ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जब आया तो इसके तहत सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन, तो ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का दर्जा दिया जाने लगा। ये क्या है सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन? जैसे मुस्लिम लीग का तो गठन हो गया तो 1906 में ही, तो मुस्लिम लीग का गठन हो गया तो 1906 में, तो पहली बार मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन और आरक्षण दोनों में अंतर क्या है सर? आरक्षण और पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या अंतर है? पृथक निर्वाचन प्रणाली में है कि अगर मुस्लिम, पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत किया गया कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, और मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, मुस्लिम वोट भी करेगा, वोट देने का भी अधिकार किसी का नहीं रहेगा। तो ये पृथक निर्वाचन प्रणाली था। अब आरक्षण क्या है? आरक्षण रहेगा, जैसे खड़ा SC ST हो, OBC जो भी सीट रिजर्व है, लेकिन वोट सबको ही करेगा। तो पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया गया 1909 अधिनियम के तहत, ध्यान रखिएगा। और जितना भी अभी तक एक्सपेरिमेंट किया था अंग्रेज, जितने भी अधिनियम एक्ट चार्टर लाए थे, सबसे कम समय तक चलने वाला कौन था? 1909 का ही अधिनियम सबसे कम समय तक चला था। इससे कम कोई अधिनियम नहीं चला था, है ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण एक और पॉइंट उठा है कि सबसे पहली बार चुनावी प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ, चुनावी प्रणाली का, चुनावी प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ, चुनावी प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया, है ना? चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हुआ कौन सा अधिनियम के तहत? 1909 के तहत। आगे फिर इससे महत्वपूर्ण बनने वाला है एक और अधिनियम, सबसे कम समय तक तो ही चला। उसके बाद 1919 इसको कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, क्योंकि उस समय मॉन्टेगू है राज सचिव और चेम्सफोर्ड है भारत का वायसराय। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेगू कौन है? भारत के राज सचिव के पद पर है, और वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के अधिनियम को। इसमें क्या बात है आपको याद रखना है? तो 1919 के अधिनियम में आपको बात याद रखना है 1919 में कि जो पृथक निर्वाचन था उसका विस्तार हुआ, पृथक निर्वाचन का विस्तार हुआ। इसका मतलब क्या है सर? पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ। जैसे 1909 में था कि सिर्फ मुस्लिम को, समुदाय को अलग था, लेकिन इसमें सिख ईसाई दोनों को, सिख ईसाई अलग से, जैसे मुस्लिम के पृथक निर्वाचन था वैसे सिख और ईसाई को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली इसमें शामिल कर लिया गया 1919 के तहत। यानी कह सकते हैं कि पृथक निर्वाचन का विस्तार हुआ 1919 के तहत। इतना ही नहीं, 1919 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ। संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ कौन अधिनियम के तहत? 1919 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ 1926 में, याद रखना 1926 में संघ लोक सेवा का स्थापना हुआ है, और अधिनियम को है 1919। और संघ लोक सेवा आयोग स्थापना करने के लिए सिफारिश कब हुआ था? 1924 में। और कौन आयोग किया था? ली आयोग सिफारिश किया था। ली आयोग या विधि आयोग कहते हैं, सिफारिश किया था। 1919 अधिनियम के तहत महिला को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। महिला को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। महिला को वोट देने वो सब महिला को नहीं था,
जो महिलाएं जैसे जो टैक्स दे रही हैं, जो अमीर है, उन लोग के लिए ही सिर्फ था। तो महिला को वोट देने का अधिकार मिला था पहली बार 1919 अधिनियम के तहत। ध्यान रखिएगा, 1919 अधिनियम के पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। बाबू कह रहे हैं कि सर कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं कंटिन्यू रहेगा? चलिए, 1919 अधिनियम में और क्या किया गया तो ध्यान रखिए, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ अधिनियम 1919। कहीं द्वैध शासन क्या है सर? प्रांत में द्वैध शासन, इसका मतलब क्या है? जैसे प्रांत में द्वैध शासन कहने का मतलब हो गया कि शासन को दो भाग में बांट दिया गया। एक भाग वायसराय देखरेख कर रहा था और दूसरा भाग यहाँ का जो भारत के जो परिषद बने थे, जैसे वायसराय कार्यकारिणी परिषद हो गया, एक तरफ दिख रहा है, एक तरफ दिख रहा है यहाँ का जो लोकल, यहाँ के जो लोग चुना के आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय लोग को तो चुन चुन के बढ़ा दिया था। यानी 1909 में ही ध्यान रखिएगा, भारतीय लोग को बढ़ाने लगा था और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीय मेंबर बढ़ा दिया और चुनाव भी जैसे प्रांत के लिए, संघ के लिए अलग अलग करा के बहुत सारे लोग को शामिल कर दिया। तो भारत से जो चुन के प्रतिनिधि आ रहे थे एक तरफ थे, अब एक तरफ वायसराय वाले थे। तो वायसराय वाला जो क्षेत्र था, इसमें मेन पावर रख दिया था। मेन पावर जैसे कि राजनीतिक शक्ति हो गया, वित्त वाला व्यवस्था हो गया, लेकिन जो छोटा छोटा पावर है जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पढ़ेंगे चाहे नहीं पढ़ेंगे, ये भारतीय लोग जो चुनाव जीत करके आ रहे थे उन लोग के लिए था। तो दो को मिल के शासन करना वही कहलाता है द्वैध शासन। तो प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ कौन अधिनियम के तहत? 1919 के तहत। और प्रांत में द्वैध शासन के जनक कौन है? तो लियोनस कार्टियस। ध्यान रखना, प्रांत में द्वैध शासन का जनक कौन है? तो लियोनस कार्टियस प्रांत में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रांत में द्वैध शासन का जनक कौन है? लियोनस कार्टियस। अब देखिए, 1919 अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का स्थापना किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का स्थापना किया। किस द्वैध शासन में द्विसदनीय क्या है? द्विसदनीय विधायिका का स्थापना किया गया। क्या है? जैसे अभी देख रहे हैं ना केंद्रीय विधान, अभी देख रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा दो सदन है, उसी तरह से केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय लोकसभा उस हिसाब से, माने केंद्रीय विधानसभा केंद्रीय राज्यसभा के टाइप करके, माने लोकसभा राज्यसभा की तरह केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना किया गया। सॉरी, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का स्थापना किया गया 1919। देखिए मैटर घबराना नहीं है। प्रांत में द्वैध शासन शुरुआत हुआ 1919 के तहत और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का शुरुआत हुआ 1919 के तहत। केंद्र में द्विसदनीय और प्रांत में द्वैध शासन। कौन अधिनियम के तहत? अधिनियम 1919 के तहत। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 1919 हो गया। 1919 के अधिनियम देखिए, अब 1919 अधिनियम में इतनी बातें बहुत सारे आए, प्रचंड है। तो लगा ईस्ट इंडिया कंपनी तो सब शासन वगैरह सब छोड़िए दिया था, ब्रिटेन के जो लोग शासन कर रहे थे डायरेक्ट ब्रिटेन के क्राउन के नियंत्रण में शासन हो रहा था। 1919 में अधिनियम जब आया तो 1919 में ही देखे होइएगा कि एगो एक्ट आया था, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जिसको काला कानून कहते हैं, ब्रिटेन से बना करके आया था। तो काला कानून कहते हैं, तो भारतीय लोग ने इसका व्यापक विरोध किया, कहा कि नहीं रोलेट एक्ट नहीं लगेगा। रोलेट एक्ट था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डायरेक्ट सजा होने की व्यवस्था। कहा कि रोलेट एक्ट का बहिष्कार होने लगा। तो रोलेट एक्ट का बहिष्कार होने लगा तो हुआ कि भाई ऐसा करिए कि 1919 के अधिनियम जो है, कानून है, और रोलेट एक्ट है 1919 में ही है। तो अगला जब हर एक ध्यान रखिएगा 10 साल पर आ रहा था। 1919 से पहले कब? 1909। 1909 से पहले कब? 10 साल पर आ रहा था। तो 1909 के बाद बना 1919, अगला आना था 1929। 1929 में अधिनियम बन के आना था ब्रिटेन से। तो हुआ कि भाई अगला जो 1929 में आएगा और देश में ऐसा रोलेट एक्ट के कारण इतना विरोध चल रहा है, तो फिर अगला कोई कानून बनाकर भेजेंगे तो कहीं विरोध न करने लगे। इसीलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। साइमन की अध्यक्षता में गठन किया गया 1927 में साइमन कमीशन। एक साइमन कमीशन क्यों गठन किया गया? इसमें तय किया गया था कि सदस्यों की संख्या 7 रहेगा और सब भारत आएगा। वो भारत आ करके यहाँ 1919 के जो अधिनियम है इसका संपरीक्षा जांच करेगा कि आखिर 1919 में रोलेट एक्ट बना रहे, काला कानून लोग क्यों कह रहे हैं। 1919 का अधिनियम जो उसका जांच करेगा और इसके हिसाब से 1927 में जब साइमन कमीशन गठन हुआ, इसके सिफारिश पर जो 1919 में अधिनियम आएगा वो व्यापक बड़े पैमाने पर आएगा। तो हुआ कि भाई 1929 में आना, 27 में भारतीय लोग खुश रहा कि कोई बात नहीं है भाई, अगर रोलेट एक्ट का हम लोग विरोध कर रहे हैं तो जांच करवा लीजिए।
दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि मेंबर इसमें 4 गो मेंबर रहेगा अंग्रेज और 3 गो मेंबर रहेगा भारतीय। भारतीय लोग ही चाह रहा था, और अंग्रेज वहां से डायरेक्ट 7 को मेंबर भेजा, उस 7 को 7 अंग्रेज भेज दिया। इसीलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। तो व्हाइटमैन कमीशन, अंग्रेज आया, और आया तो व्यापक यहाँ विरोध होने लगा कि भाई अपन दही के कोई खट्टा कहता है जी, अगर रॉलेट डेट खराब है, अंग्रेजी लोग जांच करेगा तो खराब कहेगा, इसलिए इसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। जैसे 1928 में भारत पहुंचा, विरोध होने लगा तो व्यापक स्तर पर विरोध पैमाना, पंजाब केसरी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय जैसी लाहौर में स्टेशन पर साइमन कमीशन पहुंचा, साइमन कमीशन वापस जाओ नारे लगाए लगे, प्रोटेस्ट होने लगा, लाठी प्रहार से घायल हो गए, बाद में इनका मृत्यु भी हो गया। तो लॉस से लाहौर, लॉस से लाला लाजपत राय, मृत्यु हो गया। साइमन कमीशन वापस चला गया, 1930 में रिपोर्ट दिया। ध्यान रखिए, साइमन कमीशन का गठन 27 में, आगमन 28 में, रिपोर्ट दिया 30 में। लेकिन भारत तब तक क्या कर रहा था, भारत कहा कि हम साइमन कमीशन नहीं मानेंगे। 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। कहा कि जो आप जांच कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए 1929 में, हम आपका जांच वाच का नहीं मानेंगे, हम अपना नेहरू रिपोर्ट का मानेंगे। देखिए ऐसा होना चाहिए, यानी साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर आप बनाएंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, हम नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से मानेंगे। अब विरोध कर रहा था लोग, साइमन कमीशन का विरोध किया, तो सोचा कि भाई भारत में एक राजनीतिक गति अस्थिर है। वहां का उस समय प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान रखिएगा, मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। ये कहा कि साइमन कमीशन तो असफल हो गया भाई, वापस आ गया, 30 में रिपोर्ट सौंप दिया, वैसा मानने के लिए लोग तैयार नहीं है कि क्यों ना भारतीय नेता को ही लंदन में बुला लिया जाए और सबका क्या समस्या है उस सब हिसाब से विचार किया जाए, और विचार करके फिर आगे आने वाले कानून बनाया जाए। तो विचार करने के लिए रैमजे मैकडोनाल्ड गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजन कराया कि आइए भारतीय नेता को ही बुला लेते हैं। पहला में कांग्रेस नहीं गया, भीमराव अम्बेडकर गए। दूसरा में कांग्रेस गया, कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी कर रहे थे। तीसरा में भी कांग्रेस नहीं गया, तो कांग्रेस सिर्फ गया, दूसरा में महात्मा गांधी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि पहला में कांग्रेस नहीं गया, क्योंकि यहाँ कांग्रेस असहयोग आंदोलन सविनय आंदोलन चला रहा था। कांग्रेस यहाँ सविनय आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला रहा था। तो गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, तो उसके बाद गांधी जी सविनय आंदोलन स्थगित करके तब लंदन में चले गए दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन में वहाँ देख रहे तो चर्चा क्या हो रहा है कि जैसे भारत में मुस्लिम के लिए अलग पृथक निर्वाचन का मिला 1909 के तहत, 1919 के तहत देखिए कि ईसाई को मिला, सिख को मिला, और इसमें भीमराव अम्बेडकर भी थे। और मैकडोनाल्ड को पहला दूसरा में दोनों में तीनों में शामिल है भीमराव अम्बेडकर, समझाने में सफल हो गए कि जैसे मुस्लिम को दे दिए, ईसाई को दे दिए, सिख को दे दिए, वैसा ही हरिजन को भी दे दिया जाए। यानी पहला दूसरा दोनों गोलमेज सम्मेलन में समझाने में भीमराव अम्बेडकर सफल हो गए थे मैकडोनाल्ड के कि जैसे ईसाई को अलग दे दिए पृथक निर्वाचन, मुस्लिम को दे दिए, सिख को दे दिए, हरिजन को भी दे दिया जाए। और जैसे ही कहे कि दे दिया जाए, महात्मा गांधी बीचे में से उठ के वापस चले आए। यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन सफल हो गया, वापस आकर फिर से सविनय आंदोलन में लग गई। 1934 में सविनय आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया था। अब महात्मा गांधी वापस आ जाए, भीमराव अम्बेडकर कहे कि देखिए जैसे हिंदू और हरिजन अलग है, कि जैसे ईसाई सिख मुस्लिम है अलग, वैसे हिंदू दलित अलग है, माने हरिजन अलग है। कि मंदिर में घंटी बजाने का अगर हिंदू होता तो इसको भी अधिकार होता, तालाब में पानी पीने का अधिकार होता, देखिए मंदिर जाने का अलाउ नहीं है, इसका मतलब अलग है। इसलिए पृथक निर्वाचन अलग से एक हरिजन के लिए भी दिया जाए। मैकडोनाल्ड भी समझ गया था। जैसे 1932 में, ध्यान रखिए, मैकडोनाल्ड 16 अगस्त डेट के साथ 1932 को मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा किया, वही कि हरिजन को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा। महात्मा गांधी के दम उस समय पूना में थे, पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए कि नहीं, अगर हरिजन को अलग से जैसे सिख ईसाई मुस्लिम की तरह मिल जाए तो फिर देश हिंदू बंटवारा हो जाएगा, देश आज़ादी में समस्या होगा, आज़ाद नहीं हो पाएगा, शायद विलम्ब हो सकता है, इसलिए अनशन पर बैठ गए। बहुत तर्क वितर्क समझाने बुझाने से अम्बेडकर जी लास्ट में गांधी जी से समझौता कर लिए। 24 सितंबर डेट के साथ याद रखिए, 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हो गया। कहे कि भाई 71 गो सीट जो मैकडोनाल्ड कह रहा है कि हरिजन के लिए अलग से दिया जाएगा, जैसे सिख ईसाई अलग दिया जाएगा, मैंने में था कि हरिजन खड़ा भी होगा और वोट सिर्फ हरिजन ही करेंगे। कि 71 के बदले आप 148 ले लीजिए,
148 दुगुना से भी अधिक। लेकिन ये आरक्षण रखिए, पृथक निर्वाचन नहीं। आरक्षण का मतलब कि सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए। इसी बीच में दोनों के यही मैटर पर समझौता हो गया, और जब समझौता हो गया, आपस में लोग सलट लिए, तब जाकर के बड़े पैमाने पर सब अध्ययन उध्ययन देखते हुए 1935 ईस्वी का अधिनियम आया, जो सबसे बड़ा, यानी आना था 1929 में, लेकिन देखिए कि कैसे विलंब हुआ, क्यों विलंब हुआ देखिए लिए। 1935 में अधिनियम बनाकर भेज दिया गया, और जो 1935 के अधिनियम जो भारत में आया, ये सबसे व्यापक और बड़ा था। 1935 अधिनियम का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। 1935 अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं, कार्बन कॉपी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 1935 अधिनियम के तहत आरबीआई का स्थापना हुआ। 1935 अधिनियम के तहत 1935 अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ। ध्यान रखिए, 35 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ, लेकिन अलग हुआ 1937 में। बर्मा भारत से अलग हुआ 37 में, वो अधिनियम कौन था? तो 1935। 1935 अधिनियम के तहत अलग हुआ 1937 में। 35 अधिनियम था, वो अलग हुआ 1937 में। क्लियर है? तो 1935 अधिनियम बड़ी व्यापक बड़े पैमाने पर रहा। 1935 में से मैक्सिमम या तो भागे सेम टू सेम ले लिया गया, या कुछ तनी मनी परिवर्तन करके ले ली, सेम टू सेम ले लिया गया। ध्यान रखिएगा, या तो सेम टू सेम ले लिया गया, ना तो कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके रख लिया गया, लेकिन 1935 से सबसे अधिक लिया गया, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो कंटिन्यू रहेगा, आप भी कंटिन्यू रहेंगे, आप भी कंटिन्यू रहिए, हम भी कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू आप भी रहेंगे, हम भी कंटिन्यू रहेंगे। चलिए, 1935 जब अधिनियम बनाना, 1935 अधिनियम, तो 1935 अधिनियम में अंग्रेज लोग समझ सकते कि 321 गो भाग और 10 गो अनुसूचित है इसमें। 1935 अधिनियम में इतना, इसमें से बहुत सारी बातें भारतीय संविधान में सेम टू सेम शामिल कर लिया गया। बहुत सारे परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन किया, ज्यादातर डायरेक्ट ले लिया गया है ना। एक और क्वेश्चन इसमें 1935 में पूछता है कि संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ। संघीय न्यायालय का स्थापना कौन अधिनियम के तहत हुआ है? संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत हुआ है, याद रखिएगा। बर्मा भारत से अलग हुआ है 1937 में, लेकिन बर्मा ब्रिटिश से आजाद हुआ 1948 में, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है बिहार एसएससी +2 में, बर्मा ब्रिटिश से आजाद कब हुआ? 1948 में। 1935 अधिनियम के तहत जो प्रांत में द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया 1935 अधिनियम के तहत, और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया। केंद्र में द्वैत शासन शुरुआत हो गया, प्रांत में समाप्त कर दिया गया, यानी केंद्र में शुरुआत और प्रांत में समाप्त द्वैत शासन। कौन अधिनियम? 1935 अधिनियम के तहत। वही द्वैत शासन समझ गए, जैसे दो मिल करके शासन करना द्वैत शासन था, यानी प्रांतों को स्वायत्ता दे दिया गया 1935 अधिनियम के तहत। 1935 अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था, प्रस्तावना का अभाव था। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 1935 में अधिनियम में समझ गए कितना से बहुत सारी बातें लिया गया। और 1935 अधिनियम में क्या है सर? तो और 1935 अधिनियम में क्या था? तो उभय, ध्यान रखिएगा, यानी जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ उस संघीय संघात्मक कह सकते हैं आप। संघात्मक व्यवस्था पहली बार शुरू हुआ। संघात्मक, संघात्मक मतलब क्या है सर? संघात्मक जहां शासन का कम से कम 2 यूनिट, तो वही ना केंद्र में 2 शासन, 2 यूनिट मिलकर शासन कर, जैसे केंद्र और राज्य। यहाँ विषयों को बंटवारा कर लिया गया, कुछ आरक्षित विषय रखा गया, कुछ अनारक्षित रखा गया। आरक्षित में जो मेन रखा गया, जो वायसराय देखरेख करता था, और अनारक्षित में जो यहाँ के सरकार जो बनती थी, जैसे कहिए कि सरकार यहाँ के लोगों के चुनाव जीत करके जो आते थे, तो उसी के तहत अनारक्षित विषय रखा गया। मेन रख लिया था, तो 2 मिल करके शासन करना, संघात्मक व्यवस्था 2 यूनिट मिलकर शासन करना कहलाता है। तो 1935 अधिनियम के तहत कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए,
1939 में जैसा कि जानते हैं कि विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला लगातार। तो इस समय अंग्रेज भारतीयों के बिना पूछे दूसरा विश्व युद्ध में झोंक दिया था। जब भारतीयों से बिना पूछे विश्व युद्ध में झोंक दिया तो कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दिया। मात्र 28 माह तक, कहता है क्वेश्चन कितना दिन तक शासन किया था, मात्र 28 माह तक शासन किया। कही कि सर जी कैसे, तो 1935 अधिनियम इतना बड़ा व्यापक था। 1939 से 44 तक, 1945 तक जब विश्व युद्ध हो गया, विश्व युद्ध में भारत को झोंक दिया, तो यहाँ जो परिषद में, मंत्री परिषद में भारत के मेंबर थे, उन लोग कहे कि हम लोग किस बात का मंत्री, जब हम लोग से पूछना भी नहीं है, युद्ध में डायरेक्ट झोंक देना है, तो फिर किस बात का मंत्री, त्यागपत्र दे दिया। जब त्यागपत्र दिया तो मुस्लिम लीग उसी समय, ध्यान रखिएगा, 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। क्वेश्चन कहता 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। कब? मुस्लिम लीग जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था तब मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जरा कमेंट देख ले किसी का। अब यही 1939 में, ध्यान रखिए, पहली बार, ध्यान रखिए, 1935 अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार चुनाव हुआ था। कृष्ण सिंह पूछता है ना, 1935 अधिनियम के तहत पहली बार 1937 में चुनाव हुआ, प्रांत में चुनाव हुआ, और चुनाव हुआ तो प्रांत में बिहार में श्री कृष्ण सिंह बने थे। याद करिए, बिहार का पहले कहता प्रधानमंत्री कृष्ण सिंह, जो पहले प्रधानमंत्री कहलाते थे, जो अब मुख्यमंत्री कहलाते हैं, 1935 अधिनियम के तहत ही। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब विश्व युद्ध में झोंक दिया तो भारत में ऐसा भयावह स्थिति है कि कोई मान के चलिए कानून बनाएगा जी, उस समय कानून कोई अधिनियम सूझेगा तो गतिरोध उत्पन्न करने के, जैसे विरोध करने लगा अंग्रेज का, उस समय कानून बनेगा कोई। 1940 में जैसा कि देखे व्यक्तिगत सत्याग्रह चला, व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत में शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। 1942 में, ध्यान रखिए, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था भारतीयों से बातचीत करने के लिए कि विश्व युद्ध में साथ दीजिए। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में भारतीयों से बातचीत करने के लिए, आप साथ दीजिए विश्व युद्ध में, हम आपको आगे डोमिनियन देंगे। तो डोमिनियन देंगे मैंने 2 अधिराज देंगे। तो किसी भी तरह का भारत की आज़ादी की बात नहीं कर रहा था, इसीलिए क्रिप्स मिशन को बहिष्कार किया लोग। महात्मा गांधी पोस्ट डेटेड चेक कह दिए। 45 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय, जब, यानी कहने का मतलब 45 से पहले का जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था विंस्टन चर्चिल, और 45 में बना क्लेमेंट एटली। कमेंट करके बताइए एटली कौन पार्टी का था? एटली लेबर पार्टी का था, याद रखिएगा। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी का था, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली का सरकार बना 1945 में, जो लेबर पार्टी के मेंबर था। एक लिबरल है वो, लेबर है, लेबर पार्टी का है, लेबर माने मजदूर, श्रमिक, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बना। ये प्रधानमंत्री बना तो इस साफ इसका मैटर था। प्रधानमंत्री जब बना क्लेमेंट एटली तो कहा कि भाई भारतीयों से हम धीरे धीरे भारतीयों को प्रभुसत्ता सौंप देंगे, हम आजाद कर देंगे। और घोषणा किया एटली, प्रधानमंत्री बना तो, कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को प्रभुसत्ता सौंप देंगे, यानी इससे पहले हम भारत को प्रभुसत्ता सौंप देंगे, भारत को सौंप देंगे, दे देंगे, और फिर हम वापस आ जाएंगे, माने भारत स्वतंत्र हो जाएगा। इससे पहले एक डेडलाइन दे दिया। अब अपना पसंद, मनपसंद व्यक्ति माउंटबेटन साहब को भेजा। उससे पहले बेबल था, बेबल कई प्रयास किया, जैसे देखे क्रिप्स मिशन बेबल के समय आया। 1945 में शिमला सम्मेलन बेबल कराया था। 1945 में शिमला सम्मेलन बेबल कराया था, क्योंकि भारत में व्यवधान क्या हो जा रहा था, भारतीयों को प्रभुसत्ता सौंपने की बात जैसे आ रहा था। जिन्ना जो है कह रहा था कि पाकिस्तान हम लोग अलग चाहिए। 40 में कराची अधिवेशन में मांग कर दिया था पाकिस्तान का, तो जिन्ना इधर अड़ गया कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। 1945 में बेबल यहाँ तक कह दिया था कि ठीक है, अगर भारत में मंत्रिमंडल गठन होगा तो मंत्रिमंडल गठन होगा तो आधा मुस्लिम रहेगा, आधा हिंदू रहेगा, तब तो फिर नहीं ना अलग मांगिएगा। जिन्ना कहा कि नहीं, अगर आधा रहेगा तो आधा मुस्लिम लीग के मेंबर, वो हम तय करेंगे, मुस्लिम लीग तय करेगा कि कौन मेंबर आधा रहेंगे, वो कांग्रेस तय नहीं करेगी। और कांग्रेस कह रहा था कि नहीं, कांग्रेस भी तो मुस्लिम, अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो भी मुस्लिम थे, कहा कि नहीं मुस्लिम ही होगा आधा, लेकिन कांग्रेस तय करेगी, क्योंकि कांग्रेस किसी एक समुदाय का पार्टी नहीं है। लेकिन जिन्ना अड़ गया कि नहीं मुस्लिम लीग ही तय करेगा। शिमला सम्मेलन भी असफल हो गया। ध्यान रखिएगा, शिमला सम्मेलन हुआ था 45 में, शिमला समझौता हुआ 1972 में, सम्मेलन 1945, समझौता 1972 में हुआ है। तो बेबल भी असफल हो गया। तो अब लास्ट में एटली का जब सरकार आया तो एटली माउंटबेटन साहब को भेजा। माउंटबेटन 1947 में, ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन साहब को जब माउंटबेटन आया तो माउंटबेटन 1947 में भारत को स्वतंत्र करेंगे। तो माउंटबेटन साहब से स्पष्ट करके भेजा था कि किसी भी तरह का भारत में अब हम, मैंने नहीं होता, इतना दिन तो शासन हो ही गया है, लोग क्या गालियां दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अब हम भारत से खराब क्रेडिट करके नहीं आना चाहते हैं। ये बात को ध्यान में रखें। माउंटबेटन साहब, भारत का विभाजन इतना चर्चित में था, ये 3 जून
1947 में भारत विभाजन योजना ला दी है। कहे कि विभाजन अब कोई रोक नहीं सकता है, विभाजन होना ही होना है। तो डायरेक्ट कहता है माउंटबेटन योजना कब आया? 3 जून 1947 को। बाल्कन प्लान भी कौन लाया? तो माउंटबेटन ही लाया है। माउंटबेटन योजना बाल्कन प्लान के नाम से भी जानते हैं, बाल्कन प्लान भी माउंटबेटन योजना के तहत कहते हैं लाया है। भारत के विभाजन की बात कर दिया। और भारत को आजाद करने की बात जो है 4 जुलाई, डेट के साथ याद रखिए, 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को भारत के आजाद करने के लिए ब्रिटेन के संसद में बात पहुंच गया। और 18 जुलाई 1947 को वहां सम्राट उसको स्वीकृति दे दिया, माने पारित हो गया ब्रिटेन में। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया और पारित हो गया 18 जुलाई 1947 को। तब जाकर के 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत बनाया गया। ये तो आजादी तक आप समझ गए। लेकिन माउंटबेटन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इतिहास का संक्षिप्त तो हम लोग बता दिए। अब देखिए जब क्लेमेंट एटली आया तो बड़ा सुलझा आदमी था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन कहने का मतलब ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल था उसी में से, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में से कैबिनेट भेजा। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल से कैबिनेट को भेजा 1946 में। तो 24 मार्च 1946, ध्यान रखिए 24 मार्च 1946 में आया और कहा कि ठीक है, ये मिशन कहा कि ठीक है आपको पाकिस्तान अलग चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आए हैं सीधे सीधे संविधान सभा का गठन करने के लिए। और संविधान सभा का गठन हुआ तब जाकर के संविधान बना। इतना व्यापक स्टोरी जो आपको सुना है, इसलिए सुना है कि शायद आपको कुछ बातें याद रहे और आप उसका